हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला केस है उसका नाम है अजय डाबरा वर्सेस प्यारे राम। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट दैट लैक ऑफ फंड्स टू पे द कोर्ट फी इज नॉट अ वैलिड रीजन टू एक्सक्यूज अ डिले इन फाइलिंग एन अपील। देखिए, ये वाला जो केसेस है ना, मैं जो लीगल करंट अफेयर्स के जो केसेस लेकर आता हूँ, ये 2024 के लेटेस्ट ही केसेस हैं। तो आप बार बार कमेंट ना करें सेशन में, वीडियो के कमेंट सेशन में कि सर आप ईयर भी मेंशन करें। ये 2024 के ही लेटेस्ट केसेस हैं। तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग लिखते समय लैंडमार्क केसेस के साथ साथ इन केसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वाला केस है, इस केस में क्या बोला गया है, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे सीपीसी में एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 33, और एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 44। देखिए, जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं, तो उस सूट के साथ साथ जो उस सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, यानी कि हम कोर्ट फी भी हमें कोर्ट में जमा करनी होती है। वो कोर्ट फी क्या है, कितनी है, वो डिपेंड करता है कि सूट का सब्जेक्ट मैटर, विवाद जो है वो कितना है, या कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है, या फिर अगर वो भी हमें नहीं पता चल पाता तो कोर्ट फीस एक्ट होती है, उसके माध्यम से हम उस कोर्ट फी को एनालाइज करके वो कोर्ट फी सबमिट करते हैं। यानी कि हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं कोर्ट में, तब जाके हमारा ये वाला सूट फाइल होता है। अब सीपीसी में हमारा एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 33। ये ऑर्डर उन व्यक्तियों के लिए हेल्पफुल है जो गरीब हैं, जो किसी कारणवश कोर्ट फी सबमिट नहीं कर पाते। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वो जीत जाते तो उन्हें कोर्ट फी देनी ही नहीं। अगर वो कोर्ट उस सूट में, उस वाद में जीत जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं एज अ कॉम्पनसेशन, तो उस कॉम्पनसेशन से कोर्ट फी बाद में सबमिट हो जाती है। परंतु स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर 33 के तहत, यानी इंडिजेंट पर्सन जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो पैसे नहीं दे पाते, कोर्ट फीस नहीं दे पाते, वो ऑर्डर 33 की सहायता से अपना वाद इंस्टीट्यूट तो कर देते हैं। बाद में अगर जीत गए तो आपको अपने उस धनराशि में से कोर्ट की कोर्ट फी सबमिट करके जाना है। ठीक, तो ये तो बात करता है किस चीज की, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब आपको अपना सूट फाइल करना है और आप पे पैसे नहीं है तो हम ऑर्डर 33 की बात करते हैं। वही हम बात करते हैं, एक ऑर्डर और है 44। ये ऑर्डर 44 तब सीन में तब आता है जब कोई व्यक्ति सूट तो फाइल कर देता है, परंतु अगर अपील में जाना चाहता है, और जब अपील में जा रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि अपील में भी अगर आप केस फाइल करते हो तो आपको वहां पे भी पैसे जमा करने होते हैं। तो अगर आप अपील में जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो ऑर्डर 44 की सहायता से, ये भी बिल्कुल सेम ही है 33 की तरह। ऑर्डर 44 में है कि आप अपील कर रहे हो और अपील करते वक्त आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऑर्डर 44 के सहायता से अपील फाइल कर सकते हो। बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप कोर्ट फी सबमिट कर सकते हो। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हुआ ऐसा था कि व्यक्ति के पास, उसने कोर्ट फीस सबमिट नहीं करी। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं किया, अपना वाद कोर्ट में नहीं दायर किया, और उसने बाद में बोला, क्योंकि एक एक्ट है हमारा लिमिटेशन एक्ट, वो बताता है कि इतने टाइम के अंदर आपका जो वाद है वो कोर्ट में सबमिट हो जाना चाहिए। अब लेट सपोज ये जो सूट था, इसका समय था आप मान के चलिए 3 महीने, परंतु ये जो व्यक्ति था इसने 4.5 महीने बाद कोर्ट में आया कि सर ऐसे ऐसे मुझे बात करना है। कोर्ट ने बोला कि देखिए, लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड अब जा चुका है, आप अपना ये वाद फाइल नहीं कर सकते। बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं किसी कारणवश, यानी कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको एक शक्ति ये देता है कि अगर आपका कोई अपील या कोई सूट फाइल नहीं हो रहा है तो आपको एक पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा, कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि सर मैं लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आते हुए क्यों ये सूट फाइल नहीं कर पाया। अगर जज साहब संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप अपना ये सूट फाइल कर दो, भले ही आप लिमिटेशन एक्ट के बाद अपना ये सूट फाइल करने आए हो, और अगर संतुष्ट नहीं करते तो कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। तो उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे, और सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मेरे पास ये पर्याप्त कारण है कि मैं लिमिटेशन का जो टाइम था उसके विद इन दैट टाइम मैं ये सूट फाइल नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने बोला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर सेक्शन 5 में जो वर्ड लिखा गया है सफिशिएंट पीरियड या सफिशिएंट कॉज, ये सफिशिएंट कॉज यहां पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप
ऑर्डर नंबर 33 की सहायता कर सकते थे। भाई इंडिजेंट पर्सन का भी तो प्रावधान है हमारे सीपीसी में, तो आप वहां पर आकर केस फाइल कर सकते थे। उसके बाद भी चलो आपके पास, आपको ये नॉलेज नहीं थी, आप किसी और अन्य व्यक्ति से कुछ धनराशि ले सकते थे, या आप सेक्शन 147 सीपीसी की सहायता ले सकते थे कि मेरे पास अभी पूरा अमाउंट तो है नहीं, कुछ अमाउंट है, ये कुछ अमाउंट के तहत ही मैं अपना वाद करना चाहता हूं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बन जाता कि आपने सूट फाइल नहीं करा, तो अब प्लीज मुझे अलाउ कर दो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट केस हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट केस है आपका बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया ये जानते हैं। द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इफ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज सब्सटेंशियल इज टू assess whether it directly and significantly affects the rights of the parties। यहाँ पे सीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक हम बोल सकते हैं टॉपिक है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब चलो जानते हैं, यहाँ पे ना सीपीसी में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो भी नहीं बोलूंगा, बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो किन किन तथ्यों के क्वेश्चंस बने हैं वो बनते हैं। तो दूसरा आता है आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि विधि के क्या क्या आपके प्रश्न क्वेश्चन कोर्ट के सामने आए हैं वो बनता है। तीसरा होता है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, यानी कि तथ्य प्लस विधि दोनों के कानून, दोनों के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आमतौर पर कोर्ट के सामने उपस्थित, यानी कि कोर्ट के सामने बनते हैं, जिनको कोर्ट को इन 3 क्वेश्चन के ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट सुनाना है। जो अपना एक क्वेश्चन और बनता है वो है अपना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये सब्सटेंशियल है या नहीं, इसी चीज को कोर्ट को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल है या नहीं, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब भी ना हमारे सीपीसी में एक प्रावधान दे रखा है कि कोर्ट अपना कोई भी जजमेंट सुनाएगी, कोर्ट अपना कोई भी जजमेंट सुनाएगी तो 99.99% चांसेस हैं कि आप इस जजमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। यानी हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि जो भी जजमेंट उसके खिलाफ आया है सिविल वाद में, वो उसके खिलाफ फर्स्ट अपील कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 96 में बताया गया है सीपीसी के, ठीक। अब इस फर्स्ट अपील में जो भी जजमेंट आया है, अब इस फर्स्ट अपील में जो भी जजमेंट आया है, इस जजमेंट के खिलाफ क्या आप दूसरी बार अपील में जा सकते हो या नहीं, ठीक। क्या आप दूसरी बार अपील में जा सकते हो या नहीं। तो अब ये दूसरी बार अपील में जाना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है अगर आपके इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी आप जाओगे, अन्यथा आप नहीं जा पाओगे। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी आप सेकंड अपील में जाओगे, अदरवाइज आप सेकंड अपील का यूज कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं सर ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है, ठीक। यानी कि आपके केस में कोई एक विधि का ऐसा प्रश्न आ चुका है जो पार्टीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही उस टाइम पर, उसके साथ साथ भविष्य में अगर इससे रिलेटेड कोई बात दोबारा से आता है तो वो भविष्य में समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा प्रश्न, विधि का ऐसा प्रश्न जो आज की तारीख में पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ भविष्य में भी अगर ये बात दोबारा से आया तो समाज के हित के लिए भी ये प्रश्न, विधि का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं उनको बोलते हैं हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही दोबारा से एक बार चीज बताई है कि हमें ये पता करना कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, इसके साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये समाज के हित के लिए तो है, परंतु ये पार्टीज के हित के लिए भी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि का ये प्रश्न आज पार्टीज के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु भविष्य में जब कभी भी ऐसा कोई केस आएगा
तो वो पार्टीज के समाज के हित के लिए होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं मानेंगे, यानी कि पार्टीज के हित के लिए भी ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो ये आपके दो जजमेंट थे जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तीसरा अपना जजमेंट है महेंद्र कुमार सिंह वर्सेस रानी सिंह। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ओपिनियन अपना दिया है, आइए जानते हैं। लॉन्ग सेपरेशन अलोन डज नॉट प्रिज्यूम मैरिज इररिवर्सिबली ब्रोकन, वॉलंटरी डिसर्शन एंड अदर फैक्टर्स आर नेसेसरी। ये हिंदू लॉ का क्वेश्चन है, आई मीन जजमेंट है। अगर आपके एग्जाम आप किसी ऐसे स्पेसिफिक स्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू लॉ पूछा जाता है तो आपका ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, आप जब भी शादी करते हैं, आप अगर हिंदू लॉ में शादी कर रहे हो और शादी करने के बाद आपको डाइवोर्स चाहिए, तो तीन थ्योरी है जिस तीन थ्योरी के बेसिस पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। पहला है आपका म्यूचुअल थ्योरी, दूसरा है आपका फॉल्ट थ्योरी, थर्ड है आपका ब्रेकडाउन थ्योरी। ठीक है, अब ये म्यूचुअल थ्योरी में आपको डाइवोर्स तभी मिलता है जब दोनों पार्टीज यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों चाहते हैं कि आपको यानी हमें डाइवोर्स चाहिए, तो इस म्यूचुअल थ्योरी के बेसिस पे आपको तलाक मिल जाएगा। फॉल्ट थ्योरी तब आता है सीन में जब दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ये प्रूव कर दे कि सामने वाली पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई अपराध किया, जैसे क्रुएल्टी की है, डेजर्शन किया है, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 13 में ग्राउंड्स दे रखे हैं। ब्रेकडाउन थ्योरी बात करता है कि ना तो वो फॉल्ट थ्योरी पे उसको डाइवोर्स मिलता है, ना ही उसको म्यूचुअल थ्योरी पे डाइवोर्स मिलता है। डाइवोर्स उसको मिलता है कि हस्बैंड वाइफ की तरह वो रह तो रहे हैं, पर उनके बीच में जो संबंध है वो अब कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ वाला नहीं रहा, यानी कि वो समाज को दिखाने के लिए तो हस्बैंड वाइफ हैं, परंतु जो हस्बैंड वाइफ का रियल एक रिलेशनशिप होता है वो अपने साथ वो कैरी नहीं कर रहे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आप इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी के माध्यम से डाइवोर्स ले सकते हो। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी 1999 में, यानी 1999 में हस्बैंड वाइफ की शादी हुई। कुछ साल बाद जो हस्बैंड के फादर थे उनकी हो गई डेथ। अब वो सरकारी जॉब में थे। अब सरकारी जॉब में आपको पता है कि जब भी किसी फैमिली की डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर की, तो दूसरे फैमिली मेंबर को जॉब मिल जाती है। तो जब फादर की डेथ हुई तो वो जॉब थी बेटे को दे दी गई। अब जब बेटे को दे दी गई तो बेटा जॉब करने के लिए बाहर चला गया दूसरे शहर में, और जो उसकी वाइफ थी वो उसकी माता यानी मम्मी के साथ रह रही थी, यानी दोनों अलग अलग रह रहे थे शादी होने के बाद। अब क्या हुआ, जो वाइफ थी वो अपनी सास की यानी मदर इन लॉ की सेवा करी थी, बट कुछ टाइम बाद वो भी मर गई। अब सेवा इतनी अच्छी करी कि सास अपनी बहू से खुश होकर उन्होंने अपने घर जो घर था वो अपनी बहू के नाम कर दिया। अब ये बात पता चली हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने बोला कि वाइफ ने मेरे साथ क्रुएल्टी की है, फ्रॉड किया है, मुझे इस बेसिस पे तलाक चाहिए वाइफ से। तो यानी फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पे वो तलाक चाहता था अपनी वाइफ से। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि देखिए, वाइफ ने पहली बात तो कोई क्रुएल्टी नहीं करी, कोई फ्रॉड नहीं किया, आपके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त एविडेंस साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हस्बैंड प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ने ब्रेकडाउन थ्योरी के माध्यम से डाइवोर्स लेना चाहा। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि देखिए, खाली ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दूर दूर रह रहे हैं तो उनका डाइवोर्स करा दो ब्रेकडाउन थ्योरी के माध्यम से। इसके साथ साथ अगर आप दूर भी रह रहे हो तो कुछ अन्य शर्तें भी फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि आपने एक दूसरे को अपने हस्बैंड वाइफ मानने से मना कर दिया, ठीक है, डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया एक दूसरे को, और कुछ अन्य कारण है। परंतु इस जो केस था इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे भाई। हस्बैंड को अपनी फादर की तरफ से जॉब मिली तो वो अपनी जॉब करने चला गया, वाइफ अपनी सास की सेवा पानी में वहीं रुक गई। तो ये जो आप हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी निभा रहे हो, ऑल दो आप दूर दूर हो, परंतु आपने हस्बैंड ने वाइफ को नहीं छोड़ा, वाइफ ने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, तो इस बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी के माध्यम से आपको डाइवोर्स देने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट केस है फ्रैंक विटेस वर्सेस एनसीबी 2024 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स बेल कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस पुलिस ट्रैकिंग ऑफ एक्यूज अनकॉन्स्टिट्यूशन साइटिंग प्राइवेसी राइट्स वायलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो केस है आपका नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है। एक व्यक्ति था, आई गेस नागालैंड का था, उसको पकड़ा पुलिस ने, और जब वो नागालैंड का था तो पुलिस ने उसको पकड़ा, कोर्ट के सामने सबमिट किया। उस व्यक्ति को काफी मतलब
परेशानी के बाद उसको एक बेल दे दी गई। बेल में कंडीशन रखी गई कि ठीक है हम आपको बेल तो छोड़ रहे हैं, परंतु आपको जब भी कहीं बाहर जाना होगा अपने घर से तो आपको अपनी गूगल लोकेशन पुलिस को देनी होगी। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि आप इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकते जब तक आपका ये केस पूरी तरीके से निपटारा इस केस का नहीं हो जाता। ठीक, जब उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में डाला कि सर मुझे बेल तो दे दी गई है, परंतु एक ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो मेरे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत जो मेरा मौलिक अधिकार है प्राइवेसी वाला, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ठीक है आप बेल दे रहे हो, यानी निचली अदालत बेल देती है और इतना बड़ा अपराध है, बेल आपको मिला है, बट कुछ शर्तें भी लगाना आवश्यक है। परंतु कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो आप शर्तें लगा रहे हो वो शर्तें आपके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, बेल पे तो आपको छोड़ दिया, रिहाई तो आपको दे दी, परंतु जो आप गूगल लोकेशन पुलिस के साथ साझा करोगे तो क्या आपको रिहाई दे दी गई? भाई फिजिकली तौर पे तो दे दी गई और मेंटली तौर पर तो आप कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस के कब्जे में हो। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भले ही आपको रिहा कर दिया गया, परंतु पुलिस चेकिंग के जो आप पे कंडीशन लगाई गई वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो आपका जो अधिकार है प्राइवेसी वाला उसका उल्लंघन कर रहा है। आज का लास्ट केस है हर नारायण तिवारी वर्सेस कैंटोनमेंट बोर्ड। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज बिटवीन को डिफेंडेंट्स इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम। देखिए, जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है वो हमारा सेक्शन 11 सीपीसी में बताया गया है, और ये बताया गया कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई वाद है और वो वाद एक बार आपका पूरा हो जाता है, यानी कोर्ट अपनी डिक्री दे देती है, तो डिक्री मिलने के बाद दोबारा से दोनों पार्टीज किसी एक दूसरे के खिलाफ सेम सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा केस फाइल नहीं कर सकती। सपोज करो कोई केस चल रहा था पहली बार मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ इस पेन को लेकर, कोर्ट ने बोल दिया ये पेन मेरा है, बाद में जाकर आप दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकते मेरे विरुद्ध कि ये पेन तो सर मेरा है, क्योंकि आपका जो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है वो अप्लाई हो जाता है, जो बोलता है कि एक बार आपका केस सुनिश्चित हो गया तो दोबारा सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप केस को दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जाके केस कभी ना कभी तो खत्म करना है ना। तो अगर हम रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लेकर आते तो पार्टी तो जो जिसके विरुद्ध केस गया है वो तो बार बार केस को रीओपन करवाती रहती। तो इस वजह से आपका रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हुआ। ठीक, ये तो बात हो गई रेस जुडिकेटा होता क्या है। अब बात करते क्या रेस जुडिकेटा जो पार्टीज होती है, लेट्स सपोज ए वर्सेस बी है, ठीक है, सपोज करो इसके हित में अपनी डिक्री आ गई, तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत बोलता है ये वाले भाई साहब दोबारा से इन भाई साहब के खिलाफ वाद नहीं लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत हमारा लग चुका है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ए और इसका एक बेटा है, इन दोनों ने केस फाइल किया सी और डी पर, तो ये क्या हो गए? प्लेंटिफ, ये को प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, को डिफेंडेंट। तो इस केस में यही बोला गया है कि ये बात तो हमें पता है कि ये पार्टीज इस पार्टी पे दोबारा से केस फाइल नहीं कर सकती, परंतु क्या ए बी पर दोबारा से केस फाइल कर सकता है? क्या ए और बी इन पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है? क्योंकि यहां पर ए और बी एक ही पार्टी थी, जब जजमेंट आया, जब डिक्री आई, तो उसके बाद क्या ए बी पर या बी ए पर, यानी को डिफेंडेंट एक दूसरे पे केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। क्या वहां पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लगेगा या नहीं? तो यहां पर कोर्ट ने बोला है कि देखिए जो अपनी ये वाली पार्टीज है ना, जो ये पार्टीज हैं, ये एक दूसरे पे केस दोबारा करेंगी नहीं, ये कुछ शर्तों पे डिपेंड करता है। पहली बात, इनके बीच में कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए पहले ही वाद में। तीसरा, ये जो पार्टीज हैं या तो ये नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए या ये प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए। अब देखिए, अगर ए और बी यानी फादर और सन जो हमारे इस वाले वाद में साथ थे, अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट था तो वो डिस्प्यूट होना चाहिए, और इस डिस्प्यूट का कोई सेटलमेंट, यानी कोर्ट ने अपना कोई ओपिनियन, अपना कोई राय, अपना कोई जजमेंट दिया होना चाहिए पहले वाद में। तो अगर पहले वाद में जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट पहले ही वाद में आपका सारा जो डिस्प्यूट था, सारा जो वाद था, वो अपना जजमेंट सुना चुकी है।
परंतु अगर कोर्ट ने अपना सेटलमेंट नहीं दिया पहले ही वाद में, तो आप पे तब रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो यहां पर यही कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज बिटवीन कोर्ट डिफेंडेंट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम एंड दैट हैज नॉट बीन सेटल्ड डाउन बाय द कोर्ट। आई होप आपको एक लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।